हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टडी ओनली IQ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में आज अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। गुलाम वंश पूरा कंप्लीट हो चुका है। गुलाम वंश के जितने भी शासक थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, और आज अपन खिलजी वंश पढ़ेंगे। थोड़ा वंशों में डिफरेंट जानेंगे कि गुलाम वंश कैसा था और खिलजी वंश में क्या होगा। खिलजी वंश 30 साल तक ही शासन करा। गुलाम वंश तो काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा था, पर खिलजी वंश ने 30 साल तक शासन किया। लगभग 4-5 शासक ही खिलजी वंश में अपन पढ़ेंगे। 5 पढ़ेंगे, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अलाउद्दीन खिलजी है। काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया और काफ़ी नीतियाँ राजनीतिक तौर पर उसने सुधार किया। आज अपन पढ़ेंगे इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अपन पढ़ रहे हैं खिलजी वंश, और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, पर जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था, इसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ये गुलाम वंश में पहले से ही था। बलबन के टाइम से इसको एक सैनिक का पद दिया गया था, और बलबन के बाद जो गद्दी पर बैठा था केकुबाद, उसने इसे सूबेदार बनाया था। सूबेदार बनाया था केकुबाद ने, और इसे अंग रक्षक भी बनाया था। किसको? फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन की उपाधि जब वो गद्दी पर बैठेगा तब वो जलालुद्दीन की उपाधि धारण करेगा, पर जब वो बलबन के शासन काल में था तब वो एक व्यक्ति था ओनली, बस। कौन? फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी के नाम से एक व्यक्ति था। किसके शासन काल में? बलबन के शासन काल में। और बलबन के शासन काल में इसे बलबन ने एक पद दिया था सैनिक का, और उस टाइम बलबन का जिक्र हो तो इसका जिक्र नहीं हुआ था। फिर इसके बाद बलबन के बाद गद्दी पर बैठा बलबन का पोता। उसके बेटे ना बैठकर गद्दी पर, उसके बड़े बेटे की मृत्यु होने के बाद छोटा बेटा गद्दी पर नहीं बैठा, और उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका पोता, इसका नाम था केकुबाद। केकुबाद ने इसे एक इम्पोर्टेंट पद दिया। केकुबाद ने इसे सैनिक में सुल्तान, मतलब एक इसे सैनिक बनाया, और केकुबाद ने इसे अपना अंग रक्षक बनाया। किसको? फिरोज खिलजी को ये अंग रक्षक बनाया। तो ये उसी टाइम से, केकुबाद के टाइम से ही ये अंग रक्षक था। तो सूबेदार बना दिया उसने। सूबेदार का और अंग रक्षक का बहुत बड़ा पद होता है, और इसे उपाधि दी किसने? केकुबाद ने। जब से ही फिरोज खिलजी का जिक्र होने लगा। फिर इसके बाद जब गद्दी पर बैठने के लिए कोई योग्य शासक उसको नहीं लगा, क्योंकि जब वो सूबेदार बन गया, राजनीतिक चीज़ों को समझने लग गया, तो कहीं ना कहीं उसका अंग रक्षक बनने के बाद उसको गद्दी की लालच आ गया। उसको ये आ गया कि मैं सूबेदार हूँ, अंग रक्षक हूँ, मेरी एक अच्छी भूमिका है। तो कहीं ना कहीं इस गद्दी पर बैठने के गुलाम वंश में, मतलब इस गद्दी पर बैठने के लिए कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं दिखता है, क्योंकि जब केकुबाद गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र 18 साल थी। तो कहीं ना कहीं फिरोज खिलजी के मन में इस बात का लालच आया। खिलजी वंश तो इसी पर आधारित है। इसी बात का इसे लालच आया कि गद्दी पर बैठने के लिए कोई व्यक्ति तो योग्य है नहीं, तो क्यों ना क्यों मैं अब इस गद्दी पर बैठूं। तो उसके बाद इसके मन में जो लालच आया, उसने उसे केकुबाद का मतलब कत्ल करवा दिया और उसको यमुना में फेंकवा दिया, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद गद्दी का हकदार बन गया। कौन? फिरोज खिलजी। या दिल्ली पर। और जब ये गद्दी पर बैठा तो उसने एक उपाधि धारण की। कौन सी? जलालुद्दीन। क्योंकि जब जलालुद्दीन की उपाधि से ये गद्दी पर बैठा, मतलब पहले उपाधियां धारण कर ली जाती थी जो राजाओं महाराजाओं में थे, जो अपने आप को उपाधियां, कोई जलालुद्दीन, जैसे बलबन ने अपनी उपाधि धारण कर ली थी उसने, और उसी तरह से इसने भी उपाधि धारण की, तो उसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की। अब ऐसा नहीं, उपाधियों का अंत हो चुका है पूरी तरह से। तो उसने अपना पूरा नाम बताया। जब गद्दी पर बैठा तो इसका पूरा नाम पड़ा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ये गद्दी पर बैठा, और दिल्ली की गद्दी पर इसने शासक किया। लगभग 6 साल तक इसका शासन रहा, और 20 साल तक पूरा खिलजी वंश, 30 साल तक पूरा खिलजी वंश शासन करेगा। ठीक है। एक वंश स्थापित किया, उसका नाम था खिलजी वंश। फिरोज शाह खिलजी गद्दी पर बैठा और उसने खिलजी वंश की स्थापना करी। मतलब दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत काल में एक नया वंश स्थापित हो गया था, और वो खिलजी वंश के नाम से स्थापित हुआ था। अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया। जैसे मैंने बताया था, बलबन के टाइम पे इसका जीवन शुरू हो गया था। किसके रूप में? एक सैनिक के रूप में। मतलब पहले से ही इसने अपना जीवन सैनिक के रूप में व्यतीत किया। फिर उसको सूबेदार बना दिया और अंगरक्षक बना लिया गया। मतलब सूबेदार, मंत्री, अंगरक्षक जो उसको बना लिया गया, और उसने अपना जीवन एक आम सैनिक के रूप में
व्यतीत किया। आगे चल के इसके मन में सत्ता और गद्दी का लालच आ गया। इसके बाद उसने केकुबाद को मरवा दिया। केकुबाद ने इसे एक उपाधि दी। बताया जाता है कि अंगरक्षक बनाया था तब भी इसे एक उपाधि दी, और जब केकुबाद गद्दी पर बैठा तो इसे एक उपाधि देके गया था जिसे बोलते हैं आरिज ए मामूलिक। मतलब इसने मामूलिक की उपाधि इसे दी, जो उपाधि शुरू किसने करी थी? आरम शाह के टाइम से ये उपाधि शुरू हुई थी, जिसे ये पद दिया गया। मतलब एक पद दिया किसने? केकुबाद ने। जलालुद्दीन जब सुल्तान बना तो उसकी उम्र 70 वर्ष थी। इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। जलालुद्दीन को बूढ़ा बादशाह के नाम से जाना जाता है। गद्दी पर बैठने वाला, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। जरूरी नहीं क्वेश्चन खिलजी वंश से पूछे, वो तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है गद्दी पर बैठने वाला ऐसा कौन सा बादशाह था जिसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। तो गद्दी पर बैठने वाला एक बूढ़ा बादशाह के नाम से जाना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। खैर जब बलबन गद्दी पर बैठा तब उसकी भी काफी उम्र थी, पर उसके उम्र का जिक्र उसने नहीं किया, पर इसकी उम्र का जिक्र किया गया था क्योंकि जब एक गद्दी पर बैठा तो ये बूढ़े बादशाह के रूप में गद्दी पर बैठा। 70 साल इसकी उम्र थी। वह खिलजी वंश का संस्थापक और प्रथम सुल्तान थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सुल्तान अगर पूछा जाए तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। पर अगर खिलजी वंश से पूछा जाए कि प्रथम संस्थापक कौन था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो गद्दी पर बैठने वाला खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था। मतलब खिलजी वंश को संस्थापक तो करने वाला ही था ही, पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सुल्तान भी था। 1290 से 1220 तक वह दिल्ली पर शासन किया। इसने 1290 से 1220 तक नहीं किया था। 1290 से 1200 खिलजी वंश था, वो 1290 से 1320 तक दिल्ली में शासन किया। मतलब खिलजी वंश दिल्ली में 1320 तक रहा और 1290 से शुरू हुआ। वीडियो छोटी है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने आंतरिक नीति और दूसरों को खुश करने के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। कौन सा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने आंतरिक नीतियों में सुधार किया। आंतरिक नीतियों में सुधार किया और दूसरों को खुश करने के सिद्धांत अपनाए। मतलब इसने आंतरिक नीतियों में सुधार किया और दूसरों को खुश करने के आधारित मतलब जो सिद्धांत थे वो भी उसने। देखो आंतरिक नीतियों में कैसे सुधार किया। ये तो कोई भी राजा या कोई भी शासक अगर गद्दी पर बैठता है तो वो दूसरों की नीतियों को सुधार करता है, या जो नीतियां उसे दूसरों की अच्छी लगती हैं उन नीतियों को वो अपनाता है, और जो नीतियां उसे अच्छी नहीं लगती वो अपनी नीतियां खुद बनाता है। जैसे बलबन जब गद्दी पर बैठा था तो उसने कुछ नीतियां बनाई थी, और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का था। मतलब पूरा वंश ही चेंज हो गया। तो इसने बलबन की कुछ नीतियों को बदल दिया। कोई भी राजा या कोई बादशाह गद्दी पर बैठता है तो वो अपने पिता की या अपने जो जिसके बाद उससे पहले जो बादशाह रहे हों उनकी नीतियों को बदलता है। और जब ये गद्दी पर बैठा तो ये तो पूरा वंश ही चेंज हो रहा है। तो इसने कुछ नीतियों में सुधार किया, जो नीतियां उसको बलबन की पसंद नहीं आई उन नीतियों को उसने हटा दिया। जैसे लोह एवं रक्त की नीति जो बलबन की थी वो इसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बलबन बहुत कट्टर स्वभाव का व्यक्ति था और ये कट्टर स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। ये बहुत नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। प्रजा में इतनी कठोरता इसको दिखानी नहीं थी, तो इसने बलबन की इस नीति को बंद कर दिया। ऐसे ही उसने बलबन की काफ़ी नीतियों को सुधार किया। जैसे बलबन की नीति थी कि वो सिर्फ तुगलक मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती करता था, और तुगलक मुस्लिमों को ही वो अपना उच्च अधिकारी का पद देता था, या फिर उच्च पद जो देता था वो तुगलक मुस्लिमों को देता था। पर इसने एक ऐसी नीति नहीं अपनाई। इसने आम मुस्लिम जो तुर्क नहीं थे उन मुस्लिमों को भी इसने अपनी सेना में भर्ती किया, और जो मंगोल आए थे मंगोलों को इसने जो इस्लाम स्वीकार करवाया था, जैसे आगे बताऊंगी, तो उनको भी इसने अपनी सेना में भर्ती किया। मतलब इसने काफ़ी नीतियों में सुधार किया। इसने अपने साम्राज्य में नम्रता अपनाई और वंश के थ्रू, मतलब गुलाम वंश के थ्रू खिलजी वंश में जो ये गद्दी पर बैठा तो उसने काफ़ी चीज़ों में धीरे धीरे करके सुधार किया। इसने कट्टरता नहीं दिखाई, नम्रता दिखाई। सभी को उसने अपनी गद्दी पर बैठने का हक और अधिकार दिया, क्योंकि पहले तो
जो वो गुलाम वंश था वो क्या उच्च कुल को लेकर चलता था, और ये इस वंश में जब खिलजी वंश शुरू हुआ तो इन्होंने उच्च कुल को नहीं अपनाया, इन्होंने योग्य व्यक्तियों को अपनाया। इसने योग्य व्यक्तियों को अपनाना शुरू करा और सभी कुलों के लोगों को शामिल किया। तो इसने सभी मुस्लिमों को अपनी गद्दी पर मतलब अपने सेना में भर्ती होने का मौका दिया। सभी लोगों को जो मंगोल थे उन्हों को भी उसने अपने सेना में भर्ती किया, क्योंकि उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और उसने काफ़ी मंगोलों को धर्म स्वीकार परिवर्तन करवाया था, तो उन लोगों को भी अपने सेना में भरने मतलब जाने की योग्यता दी। तो कुछ नीतियों का इसने आंतरिक सुधार किया जो दूसरों को खुश करने की थी। यही नीतियां जो थी उसके वो दूसरों को खुश करने की मानी जाती है। सुल्तान के रूप में उन्होंने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। मतलब मैंने बताया कि मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था, जो लगातार जो मंगोलों का आक्रमण भारत में बढ़ रहा था, उन मंगोलों के आक्रमणों को इसने विफल कर दिया और कुछ मंगोलों को धर्म परिवर्तन करवा दिया। किसी में जिक्र किया है कि 4000 मंगोलों का धर्म परिवर्तन कराया था, किसी में बताया जाता है कि 400 मंगोलों को इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया था, पर मंगोलों को इसने धर्म परिवर्तन करवाया था, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कई मंगोलों को इस्लाम धर्मांतरण मतलब भारत में बसने की अनुमति दी, धर्म परिवर्तन भी कराया और उसके बाद उसने भारत में बसने की अनुमति दी। कई मंगोलों को उसने भारत में बसाया और अपनी सेना में भी भर्ती किया, उच्च पद पे भी बिठाया। ये सारी चीजें जो गुलाम वंश में नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें खिलजी वंश में कहीं ना कहीं शुरू होने लगी थी। इसके शासनकाल के दौरान इसके भतीजी अली गुल साइस्प ने 1293 में भिलसा पर आक्रमण किया, ठीक है, और 1296 में देवगिरी को जीता। जी देवगिरी को जीतने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसके बाद पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था और इसके सेना में और इसके टाइम पर ही अलाउद्दीन खिलजी का शासन धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी अलाउद्दीन खिलजी के मन में इसकी हत्या करने का और गद्दी हत्याने की सत्ता आई, क्योंकि इसने अपनी बेटी का विवाह उससे किया और उसको अपना दामाद बनाया। कई जगह उसने जीती, मतलब देवगिरी को जीता, बताया जाता है मालवा को भी जीता, पंजाब को भी जीता। ये सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने जीती, जो खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन पढ़ने के लिए मिलेंगी। 1290 में रणथंभौर का अभियान विफल रहा। जो उसने 1290 में रणथंभौर में जो अभियान किया था वो कहीं ना कहीं इसका असफल रहा। 1292 में जलाउद्दीन ने 1292 में मंडोर और झाइन के किलों को जीतने में सफल रहा। मतलब इसने 1290 में मंडोर और झाइन के किले जीते। मंडोर जो जगह थी और झाइन जो जगह थी उसके किले जीतने में कहीं ना कहीं असफल या सफलता इसने हासिल की थी। जलालुद्दीन ने ईरान धार्मिक नेता सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तरह कुचलवा दिया। जलालुद्दीन जैसे बलबन ने पहले ही ये नीति बना चुका था कि मुझे अपने धार्मिक चीज़ों में किसी भी धर्म की किसी भी धार्मिक व्यक्ति का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बलबन को भी गलत लगी। तो ईरान के एक व्यक्ति थे सिद्दी मौला, जिनको बताया जाता है कि धार्मिक नीतियों के कारण या धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जो नीतियाँ उसकी रही उनके कारण उसने उनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे यानी दामाद, उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी भाई अलमास बेग की मदद से, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की मदद से 1296 में कड़े मानिकपुर में जो इलाहाबाद में है वहां पर इसकी हत्या भी करवा दी और उलूग खा की उपाधि दी। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को इसने एक उपाधि दी थी उलूग खा, और वो कहां पर दी थी? कड़ा मानिकपुर में। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवाई और कहां पे करवाई? कड़ा मानिकपुर एक जगह है इलाहाबाद में। जब जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बनाया था तो सूबेदार भी उसने कड़ा मानिकपुर में बनाया था। कड़ा मानिकपुर में उसने अलाउद्दीन को सूबेदार बनाया और वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी। ठीक है। बताया जाता है जब ये गद्दी पर बैठा था 1290 में तो इसने
किलोखरी नाम की एक जगह थी, वहां पर अपना राज्य अभिषेक करवाया। और खिलजी वंश में कुछ इसने जैसे परिवर्तन किए, जैसे इसने धार्मिक चीज़ों में भी कुछ परिवर्तन किए, और इसने उच्च कुल के व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, निम्न कुल के व्यक्तियों को महत्व दिया, जो गुलाम वंश में ऐसा नहीं था। सभी लोगों को इसने अपने सेना में भर्ती होने का, सभी को स्वीकार, मतलब अपनी सेना में योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं इसने अपनी सेना पर भर्ती किया, कुल के आधार पर नहीं किया। ये चीज़ें खिलजी वंश में गुलाम वंश से अलग थी। आगे आपको खिलजी वंश का और भी वीडियो मिलेगा। आगे अपन अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, जो खिलजी वंश में सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग 20 साल तक शासन करेगा, वो उसको अपन आगे पढ़ेंगे। उसकी काफ़ी धार्मिक चीज़ें, नीतियाँ, मतलब उसका तरीका सब अलग था, जो अपन आगे खिलजी वंश में पढ़ेंगे। आगे खिलजी वंश की स्टार्टिंग हो चुकी है, खिलजी वंश का संस्थापक अपन ने पढ़ ही लिया, आगे खिलजी वंश कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।